तो हाँ शुरू क्या है। मीठी जाना तो देखो यार if you live video now you will able to choose if you want to save or delete it। एंड क्यों कर रहे हैं? नहीं हम नहीं किए हैं। अच्छा आ गया, बंद कर बंद कर। हेलो, आप सभी का सीआरपीसी के इस डिस्कशन में स्वागत है। और यदि आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इंडिकेट कर दें। और गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। तो आज सीआरपीसी में फिर हम लोग एक बार शुरू करते हैं। और जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3 चरण होते हैं, 3 स्टेजेज होते हैं। तो पहला स्टेज प्रीलिम्स का होता है। अभी जो टॉपिक हम पीछे देख रहे थे उनमें ये जो चैप्टर 2 है सेक्शन 6 से लेके 25A तक, जनरली से मेंस का क्वेश्चन नहीं निकलता है, बट प्रीलिम्स का और इंटरव्यू का क्वेश्चन निकलता है। तो हमें करना क्या है कि बेसिक इसका जो कंपोजिशन है, किस तरह से इसको कैसे पूरे सेक्शन को आपस में कनेक्ट किया गया है, कैसे ये बेसिक सीआरपीसी को गवर्न कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका टाइटल ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, यानी जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका एस्टेब्लिशमेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का अपॉइंटमेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के पावर्स, बिटवीन द मजिस्ट्रेट एंड जजेस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क अलॉटमेंट, एलोकेशन, ये सारी चीज़ें हमको 6 से 25 में मिली। और ध्यान देने की बात है, ये चैप्टर 2 रिलेट करता है किससे? न केवल जुडिशरी से, न केवल क्रिमिनल कोर्ट से, बल्कि प्रोसिक्यूशन से भी वो करता है। अच्छा देखिए, मैं एक बात बिल्कुल यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्रिमिनल कोर्ट की जो हायरकी है, बेसिक हायरकी को, बेसिक प्रिंसिपल को हमको समझ लेना चाहिए कि टॉप पे क्या है, बॉटम पे क्या है। हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें अपेक्स पे, सबसे ऊंचे पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है और सबसे नीचे पे मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। तो बिफोर इसके कि हम इसको क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन पे पहले भी डिस्कस कर लिए थे हम लोग, लेकिन ये समझ लेना है कि एक्चुअल फंक्शनिंग कोर्ट की क्या है और किस आधार पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप देखिए कि नीचे की कोर्ट पे, नीचे से शुरू करें तो सबसे नीचे के लेवल पे अभी एट प्रेजेंट सीआरपीसी में जो कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, वो है सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट का, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का। और उससे ऊपर है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, वो इक्विवेलेंट है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। आप देखें कि इसके ऊपर फिर आएंगे हम तो सेशन कोर्ट आती है, और सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक हायरकी है।
और आपको पता है कि ऊपर की कोर्ट का डिसीजन नीचे पे अप्लाई होता है, नीचे की कोर्ट की मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऊपर से डिसाइड होती है। तो हमारे जो चैप्टर 2 में प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकलेंगे कि ये कोई सच एंड सच कोर्ट, ये अमुक कोर्ट किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुई, क्या ये केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हो गई, या क्रिमिनल कोर्ट के गठन में राज्य सरकार के साथ साथ हाई कोर्ट का भी कोई योगदान है। तो आप देख लीजिए, बेसिक हमको एक जो एग्जीक्यूटिव नेचर के चीज़ें हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट यदि जुडिशरी को टच कर रही है, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को टच कर रही है, कोर्ट को टच कर रही है, उसके ऑफिसर्स को टच कर रही है, तो वहाँ पिक्चर में आ जाएगी हाई कोर्ट। तो वहाँ पे हो जाएगा विद द कंसल्ट ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के परामर्श से। लेकिन जो जुडिशियल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की जब बात आएगी, उनके ट्रांसफ़र की बात आएगी, तो वो एक्सक्लूसिव डोमेन में चली जाएगी हाई कोर्ट के। तो आप ये जो सेक्शन अभी आगे देखेंगे तो 11 से लेके आपका जो 23 तक, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पार्ट को हटा दीजिए, तो 19 तक आप 9 सेक्शन 9 से लेके और 23 तक में देखेंगे ये सारे मजिस्ट्रेट की बातें। उस 23 माने इस पूरे 6 से लेके 23 में को आप बांट लीजिए 2 पार्ट में, एक जुडिशियल साइड से और एक एग्जीक्यूटिव साइड से। तो आप देख लीजिए कि अब 625A का क्लासीफाई करें अपनी समझने के लिए, तो 6 से लेके 23 तक बात करती है मजिस्ट्रेट और जजेस की। अब मजिस्ट्रेट और जजेस में 2 क्लास हो गए, एक जुडिशियल साइड में और एक एग्जीक्यूटिव साइड में। तो हम अपने सेक्शन को बांट लेंगे इस तरह से। फिर आता है प्रोसिक्यूशन, जो चैप्टर 2 का टाइटल है दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। तो ये जो ऑफिस की बात आ रही है, फिर यहाँ पे यही पब्लिक प्रोसिक्यूशन, फिर 24, 25 और 25 से पिक्चर में आ जाता है। और ध्यान रहे, CRPC क्या है? कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। तो जो CRPC है वो सेंट्रल एक्ट है, बट वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने के वजह से राज्य सरकारें भी उसमें परिवर्तन लाती है। चूंकि ये एक्ट है, तो राज्य सरकार से यहाँ अभिप्राय है कि उसकी लेजिस्लेटिव पावर के तहत विधायी शक्ति के अंतर्गत, यानी यहाँ की विधानसभा या 2 सदनी है, तो दोनों परिषद से और गवर्नर के कंसेंट के बाद वो एक्ट का रूप बनेगा। तो अमेंडमेंट का पावर, कुछ चीज़ें निकाल के दूसरी चीज़ें रखने का पावर, जब आप आएंगे अभी देखेंगे 24 में आपको CRPC में जगह जगह मिलेगा। तो जब हम स्टेट सर्विसेज के लिए कोशिश कर रहे हैं, जब हम स्टेट के लॉ को अब इन्फोर्स करने की बात करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई स्टेट अमेंडमेंट तो नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट कुछ और करती है और स्टेट एक्ट उसको अपने हिसाब से कुछ उसमें अल्टर करके, कुछ घटा के, कुछ बढ़ा के, कुछ ऐड करके इस तरह से व्यवस्था बनाती है। तो हम अभी अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको बांट लिए, जुडिशियल साइड, एग्जीक्यूटिव साइड और प्रोसिक्यूशन। जब ये बांट लिए तो हमको अब देखिए सारी चीज़ें। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। तो सेक्शन 6 में मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, या जो क्लासिफाइड जो वर्ग बताए गए हैं CRPC में, उसमें कौन सा नहीं है। तो हमें कौन सा है इसको ध्यान रखना है। तो ऊपर की जहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपको ध्यान रखना है नंबर 1 हाई कोर्ट, नंबर 2 स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट मतलब जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू जिसको गठित किया गया है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका कंपोजिशन स्पेशल एक्ट। तो 2 हो गया। तीसरे पे आप देख रहे हैं नंबर आपको इटैलिक 1 2 3 4 है, तो उसको 3 4 5 6 कर लेना है। सेशन कोर्ट, देन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, FCM एंड MM। MM इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
तो महानगर मजिस्ट्रेट। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में है, उन दोनों के पावर सीआरपीसी ने समान दिया, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, और लास्ट में आती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब यही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो छूटता है या उधर से आपका स्पेशल कोर्ट छूट जाता है। तो हमको एक जगह नोट कर लेना है ये छह चीज़ों को, फिर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसमें सेक्शन 6 पे कितने क्वेश्चन बन गए, किस सेक्शन में क्लासीफाई है, दूसरा कितने काइंड ऑफ क्रिमिनल कोड से है, तो ये 6 है, 6 में कौन कौन है ये है। अब इस 6 में आपका जोड़ दिया है, यदि एक ऑप्शन दे दिया सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इसे क्लासीफाई नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जब आगे आएंगे सेक्शन 12 में, तो सीजीएम कौन होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से ही एक एसीजीएम बनाया जाता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसी एसीजीएम के बीच में से आपका बना दिया जाता है सीजीएम। तो आपको ये देखना है। फिर सेकेंड आप आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन या प्रादेशिक खंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीआरपीसी की संरचना है, जो सीआरपीसी का सेक्शन 7 प्रोवाइड करता है, वो ये कहता है कि पूरा स्टेट एक सेशन डिवीजन हो सकता है, या पूरे स्टेट में कई सेशन डिवीजन्स हो सकते हैं, और जो कोई भी सेशन डिवीजन बनाया जाएगा वो एक डिस्ट्रिक्ट भी होगा, या एक ही सेशन डिवीजन में कई डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ लेने की ज़रूरत है। बट इसी में एक प्रोविजो सेक्शन 7 का ये कह देता है कि जहाँ तक महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात है, वहाँ पे उसको ऑलवेज एक सेशन अलग सेपरेट सेशन डिवीजन से सेपरेट सेशन खंड और एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से है। अब ये है, मैंने आप लोग को बताया कि जब किसी कोर्ट के क्रिमिनल कोर्ट के गठन की, उसकी स्थापना की, उसके सीमाओं में परिवर्तन की, उसको छोटा करने की, उसको बड़ा करने की, जब कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जान लीजिए कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव डिसीजन नहीं ले सकती, उसमें हाई कोर्ट का कंसल्ट परामर्श लिया जाना मैंडेटरी है। तो ये प्री का क्वेश्चन ये दिमाग में बिठा लेना है कि जो कुछ भी गठन, स्थापना, चेंज, क्षेत्र और कोर्ट की सीमाओं की बात होगी, उसमें हाई कोर्ट का परामर्श जरूरी है। तो इस तरह से आप देख लीजिए सेक्शन 7 को, इस तरह से इनकी वो है। फिर सेक्शन 8 में आपका आता है कि पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग बताया था कि सीआरपीसी में 37 चैप्टर, 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। तो ध्यान ये रखना है कि आखिर इतने सेक्शंस को हम कैसे करेंगे, और आप देखेंगे बहुत सारे सेक्शंस इसमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम कर क्या सकते हैं, मैंने आपसे मांगा था सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट यदि आप इंडेक्स देखना शुरू करें तो बहुत सारी आपको प्लान आ जाएगी। जैसे इसी चैप्टर का आप प्लान करना चाहें तो आप देखिए कि जब बात होती है कि गठन की इनकी, तो आप देखिए सेक्शन 11 में जो प्रोविजन है उसमें से बहुत कुछ सेक्शन 16 डील करता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। सेक्शन 16 अब 11 से ये शुरू होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, 15 तक चलता है। फिर 15 के बाद एक नया क्लास शुरू होता है, वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड प्रोविजन आपको 16 से लेकर 19 से मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद आती है तो सेक्शन 11 पिक्चर में आया। अब 11 पिक्चर में आने के वजह से हमने देखा कि सेक्शन 9 से शुरू हो रहा है सेशन कोर्ट। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसका हेड कोर्ट, अपेक्स कोर्ट क्या है, सेशन सत्र न्यायालय है। अब उस सत्र न्यायालय में 9 और 10 रिलेट कर गया, 11 से लेके 15 आपका रिलेट कर गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, और 16 से लेके 19 तक रिलेट कर गया आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से, और फिर 20 से लेके 23 तक आपका रिलेट कर गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, और फिर 24 से लेके 25A 3 सेक्शन आपके रिलेट कर गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर से।
तो आप इस प्लान को एक इंडेक्स से चाहें तो दिमाग में बिठा सकते हैं, और इस बिठा लेने से आपको बड़ी मदद मिलेगी। कई प्रोविज़न आपको केवल ये रखना है कि अच्छा सेक्शन 11 में है, तो अब मैंने कहा कि अब देश कैसे आएगी, कैसे आप उसको टेस्ट करेंगे। आप एक सेक्शन जब देख लेंगे, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो अभी सेक्शन 8 पे हम आ रहे थे। तो सेक्शन 8 में जो महानगर क्षेत्र है, इसका प्री का क्वेश्चन है कि महानगर क्षेत्र संबंधित विवरण कहाँ पे है, कि सेक्शन में मेट्रोपॉलिटन एरिया सेक्शन 8 में। इसका सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन डिसाइड करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और कब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, और जिस डेट से, या तो जब नोटिफिकेशन की डेट से, या उस नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि इस डेट से आपका जो है स्टार्ट होगा, तो फिर वो नोटिफिकेशन वाली डेट से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन इसका है कि क्या ज़रूरी है उसके कंपोजिशन गठन के लिए मेट्रोपॉलिटन जो है एरिया के। तो उसमें आप देखें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो अभी जो लेटेस्ट हाल का पॉपुलेशन गवर्नमेंट ने कराया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो पॉपुलेशन जो है रेफर किया जाएगा। अब यहाँ पे बाकी पॉपुलेशन 10 लाख की है, 10 लाख की यदि जनसंख्या होगी मिनिमम, तभी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगी, और उससे कम हो जाएगी तो देन फिर बाद में उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब जब स्टेटस चेंज हो जाएगा तो इस तरह का एक आर्डर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और बट जब इसका स्टेटस मेट्रोपॉलिटन एरिया का था, यानी 10 लाख से ऊपर की उसकी पॉपुलेशन थी, तब के समय में यदि जो केसेस थे जिसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या अपर एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसको CMM, कानपुर में ही केवल ये व्यवस्था है अभी फिलहाल मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की, इसलिए वहाँ का जुडिशल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहता है। वो फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट का पावर होता है। उन्हीं में से एक ACMM, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। उन ACMM के से एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, इसी जैसे कि हम नॉर्मल अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में देखते हैं। तो आप देखिए कि इसमें 10 लाख की मेन सीमा है। केसेस जो पहला यदि चेंज होता है इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया का स्टेटस, तो सिर्फ पॉपुलेशन के ग्राउंड पे होगा, और लेकिन चेंज होने के बाद पहले से नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जिस समय CRPC का कमेंसमेंट हुआ, सेक्शन 8 का ये अस्तित्व आती है सामने, क्या उस समय भी कोई एरिया था जो महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया में था? तो यस, ये आपका एक डीमिंग क्लाज है 8(2). ये कहता है कि जब ये इसका हमारी CRPC लागू हुई है, उससे पहले मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये क्या है, प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, और इन प्रेसिडेंसी टाउन्स के साथ साथ अहमदाबाद को भी एक डीम्ड मेट्रोपॉलिटन जो है टाउन्स मान लिए गए, और ये आपका सेक्शन 8 उस पर अप्लीकेबल हो गया। तो आपका सेक्शन 8 ये है। बाकी आप एक प्लेन रीडिंग कर लीजिए, जो प्री के क्वेश्चन है ये इतने में से ही निकल आएंगे। तो 10 लाख वाला मोस्ट पॉपुलर है। इसका एक्सप्लेनेशन वही पॉपुलेशन का बताता है कि लेटेस्ट जो अभी जिसके पब्लिश हो चुके हैं डेटाज, वो माने जाएंगे। अब आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 सबसे लेफ्ट में है, जो दिया है नंबर सेक्शन 9। इसको ध्यान से देखिए, और फिर देखिए इसको हिंदी वाले सेशन न्यायालय देखें। लेकिन हमेशा प्रीलिम्स में आपको ध्यान रखना है कि लॉ में जो हिंदी है उसके टेक्निकल जो भी वर्ड्स हैं उसको कम से कम अंग्रेजी में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोनों में क्लैश करने में हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश का जो वर्जन होता है प्रिवेल करता है। और आप देखें कि इंग्लिश में कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी कोर्ट में एस नहीं ऐड है, सेशन में एस नहीं ऐड है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो क्रिमिनल कोड का क्लासिफिकेशन है उसमें ये फॉलोइंग में से कौन सा वर्ड यूज हुआ है, किस तरह की कोर्ट की बात की गई है? पहला कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा सेशंस कोर्ट, तीसरा कोर्ट्स ऑफ सेशंस, और चौथा दे दिया
कोर्ट्स ऑफ सेशन। तो आप क्या है कि इसको आपको देखे रहना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये पहला यहीं से टाइटल से देखना है। और मैंने इसीलिए कहा था कि इंडेक्स 15 मिनट आपको देना है, मैक्सिमम सेक्शन आपके कंटिन्यूअस एफर्ट से 15 मिनट के एफर्ट से आपको याद जाएगा। और ये जहाँ भी कोडिफाइड है वहाँ मैंने कहा है कि इसको कोशिश करिए, क्योंकि 40 to 50 क्वेश्चन आपके केवल सेक्शन या आर्टिकल बेस होते हैं, और जो इजीली आपको सही कर लेने हैं और करना पड़ेगा, नहीं तो अगला चरण नहीं देख पाएंगे। तो बात आती है सेशन कोड। सेशन कोर्ट में आपको देखिए, मैंने कहा कि जो सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय है उसके शीर्ष पे सेशन न्यायालय है। अब सेशन न्यायालय क्या है? क्रिमिनल में है। सिविल मैटर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट जज जो प्रिजाइड करता है। तो इसीलिए जो जिला जज जिसको हम कहते हैं उसका पूरा नाम कहते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब सेशन के मैटर में वो सेशन जज कहलाता है। अब सेशन जज में आप ये को देख एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो एडिशनल सेशन जज है वो इनका सबऑर्डिनेट नहीं है जुडिशियल साइड से। एग्जीक्यूटिव साइड से तो हाई कोर्ट्स अपने रूल्स बनाती है, उसमें दिया रहता है हायरार्की। बट जुडिशियल साइड्स में जो ऑर्डर वो कर देगा उसको कहीं भी वो करेक्ट नहीं कर सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं, कुछ भी चिड़िया नहीं बिठा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो पावर क्योंकि इक्विवेलेंट हो गया, इसलिए आप देखेंगे कि सेशन कोर्ट में सेशन जज किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन उसको गवर्न कर पाएगा। तो इस आपको कहीं एडिशनल सेशन अपर सत्र न्यायाधीश को गवर्न करने की कंडीशन नहीं आएगी। तो आप देखिए इस सेक्शन 9 में आपके कुल 6 सब सेक्शन यानी 6 उपधाराएं हैं, और उत्तर प्रदेश ने भी कुछ इसमें चेंज किया है। एक मज़ेदार क्वेश्चन इसमें आता पूछा जाता है इंटरव्यू में, पूछ दीजिए, मान लीजिए आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मान लीजिए आप सिविल जज हैं, और ऐसा होता है कि आपका एनुअल मीट हो रहा है, स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, और सारे लोग की इच्छा हो गई, सब चले गए, और वहाँ जज साहब ने व्यवस्था नहीं की कि जो है कौन देखेगा वहाँ पे। तो इसीलिए कि इसके लिए आप देखें कि सेक्शन 9 में और सेक्शन 9 के साथ 12 को मिला के आप देखेंगे तो सेक्शन 9 के 5 में आता है कि जब मान लीजिए सेक्शन 9 के 5 में आप भी ऊपर से देखते आएंगे, तो मैं चूंकि आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो, कि हाई कोर्ट में मान लीजिए वो सेशन जज हाई कोर्ट क्या करती है कि व्यवस्था एक बना देती है कि ये नहीं रहेंगे तो ये देखेंगे नहीं देखेंगे। एक सपोज करिए कि पोस्ट वेकेट हो गई सेशन जज की, और अर्जेंट केसेस कौन सुनेगा? तो हाई कोर्ट अपनी जो है जो रूल्स होती है उसके रिगार्डिंग एक डायरेक्शन दे सकती है कि उसको एडिशनल सेशन जज देख लेगा। और एडिशनल सेशन जज भी नहीं होगा तो आप देखेंगे कि हायरार्की में एक असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश की भी व्यवस्था है, तो वो देखेगा। वो भी नहीं है तो क्या होगा? सीजीएम देखेगा। और सीजीएम जो सेशन जज का पावर है वो एक्सरसाइज करेगा 9/5 का। आप सपोज करिए सीजीएम भी नहीं है, तो आप इसी में सेक्शन 9 के बाद आप 12 में आए, तो 12 में देखेंगे कि इसका इसमें अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट हुआ, उसमें कहा कि यदि सीजीएम भी नहीं होगा तो जो सीनियर मोस्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो देखेंगे। वो भी नहीं होंगे तो क्या होगा? अंततः वो करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा उसमें है। तो 12/4 की मदद से फिर यह है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेशन ट्रायल मामलों में बेल दे अर्जेंट केसेस को डिसाइड करें। तो इस तरह यह है, बहुत तो इन सारी चीज़ों में हाई कोर्ट के रूल से ये गवर्न होते हैं। तो अभी आते हैं सेक्शन 9 में, मैंने बताया कि ये सेशन न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन को ध्यान में रखना है। अब ये है कि जो भी आपने सेशन डिवीज़न को देखा, डिफाइन वहाँ पे जो सेक्शन 7 में,
अब उसमें पूरे स्टेट एक सेशन डिवीजन हो सकता है या एक स्टेट में तमाम सेशन डिवीजन हो सकते हैं। तो सेक्शन 9 ये कहता है कि सेशन कोर्ट को इस्टेब्लिश कौन करेगा, एक प्री का क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया, ध्यान रखना कि इस्टेब्लिशमेंट की जब बात आएगी या किसी उसमें एरिया को डिफाइन करने, कम करने, अधिक करने की बात आएगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब वो करेगी भले ही हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, लेकिन अल्टीमेटली करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। बट अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो आगे ही आप देखिए, सेक्शन 9 का पहला सब सेक्शन कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी सेशन कोर्ट। दूसरा ये कहता है कि उस सेशन कोर्ट का एक कोई जज होगा ना, जिसको पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, तो वो उसको अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। अब आप यहाँ अपॉइंटमेंट वर्ड से किसी इल्यूजन में, भ्रम में पड़ सकते हैं, तो इसके लिए क्या किया सीआरपीसी ने, सेक्शन 9 में न केवल स्पष्टीकरण के द्वारा, एक्सप्लेनेशन के द्वारा सेक्शन 9 को ही स्पष्टीकरण उसका दिया गया, पूरे सीआरपीसी के लिए कर दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट इनिशियली जिसको अपॉइंट करती है उससे है, ना तो इसमें उसका पोस्टिंग ये आएगा, ना फर्स्ट अपॉइंटमेंट आएगा, ना ही प्रमोशन आएगा। यहाँ सिंपल सा ये है कि उस कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बाय नेम या बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट अपॉइंट होगा किससे, हाई कोर्ट। ये सारी जगह जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेज, मजिस्ट्रेट जितने हैं एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो सब अपॉइंट होंगे हाई कोर्ट से होंगे। उन सब का ट्रांसफर किससे होगा, हाई कोर्ट द्वारा होगा। तो उनको दूसरे जगह के, दूसरे एरिया का भी कोई चार्ज एडिशनल दिया जा सकता है, कौन सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन जहाँ खर्चे की मामला है, स्टेट कोर्ट को इस्टेब्लिश करना है, तो रिसोर्सेज किसके पास है, संसाधन किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया। तो आप 9(1) और 9(2) में आपने देख लिया कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट। अब यहीं पे 9(3) में एक बात आती है कि 2 और पद सामने आते हैं, अपर सेशन न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश। इनको भी वही ज्यूरिसडिक्शन सेशन कोर्ट में अपने पावर इस्तेमाल करने का दे सकता है कौन, हाई कोर्ट। पावर भी देना है तो हाई कोर्ट। यानी कि कुछ पद आया, जो सत्र न्यायाधीश हमने देखा था, जो क्लासिफिकेशन केवल सत्र न्यायाधीश था, तो ये बीच में कहाँ से आ गया, अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश। तो ये बीच में आए हैं, तो इनको पावर भी सत्र ट्रायल के मामले देखने का दे दिया गया। हाँ, जब अभी हम आएंगे सेक्शन 28 में तो देखेंगे कि जहाँ तक सेंटेंस और पनिशमेंट देने की बात आएगी तो इनके पावर में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, अभी आते हैं। तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 पद और आए, बट ये हमारे क्लासिफिकेशन में नहीं है। जो वर्गीकरण है सेक्शन 6 में आपराधिक न्यायालयों का, उसमें ये नहीं है। अब 4 ये कहता है कि हाई कोर्ट ही एक डिवीजन के, एक सेशन खंड के जो सेशन जज होगा उसको दूसरे जगह का भी एडिशनल सेशन जज बना सकती है, और उसको भी कह सकता है कि आप दूसरी जगह भी बैठ सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक सेशन जज को दूसरे जिले का, दूसरे सेशन डिवीजन का कहीं भी पावर दे दिएगा एक्सरसाइज करने का, तो उसको सिटिंग वहाँ पे करना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगी हाई कोर्ट। लेकिन इंटरनल मैटर में अभी आप आएंगे 9(6) में, तो देखेंगे इस सिटिंग को लेके एक थोड़ा सा कुछ सिमिलर कुछ डिफरेंट व्यवस्था है। तो अभी 9(5) हमने डिस्कस किया, वही स्पोर्ट्स मीट की जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें, कि इसका पोस्ट वेकेट है तो काम तो सफ़र नहीं कर सकता, कोई काम है तो काम करना है, ट्रायल वर्क नहीं होता है जनरली। अब अर्जेंट केसेस जब वो भी सफ़र कर जाए तो हाई कोर्ट उसके लिए व्यवस्था बना सकती है। तो वही हायरकी के हिसाब से सेशन जज नहीं है तो एडिशनल सेशन जज, वो नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज, वो भी नहीं है, तो इस तरह से वो करके
सीजीएम तक आ सकता है। और सीजीएम का पावर जो लिमिटेड है आपके सेक्शन 29 में, अब वो लिमिट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने पावर दिया अर्जेंट मैटर में जो, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई ऐसा रोक नहीं है, यहाँ वो पावर दे दिए गए। यद्यपि कि आपके जो रूल्स हाई कोर्ट्स के हैं उसके हिसाब से ट्रायल नहीं करते हैं ये लोग, केवल अर्जेंट और मिसलेनियस मैटर देखते हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 9(6) पे, सीटिंग की बात की, बैठक। तो बैठक क्या होगा? देखिए, बैठने का स्थान नोटिफाई होता है हाई कोर्ट से, इसीलिए आप जब कोर्ट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चैम्बर, उनके कोर्ट के रूम, कोर्ट रूम के नाम से उनको अलॉट होता है कि आप यहाँ सिट करेंगे। तो सिटिंग ये होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजो देता है कि सेशन कोर्ट की ये ओपिनियन है कि हम यहाँ पे ना बैठ के कहीं दूसरी जगह बैठ लें, तो इससे क्या होगा, विटनेसेस को एग्जामिन करना और बड़ा कन्वीनियंट होगा, और प्रोसिक्यूशन भी एग्री है और डिफेंस भी एग्री है। तो उस कंडीशन में वो कहीं पे दूसरे जगह उस मामले का कन्वीनियंट वे में डिसाइड करने के लिए या विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए दूसरे जगह सिटिंग कर सकता है। अब यहीं पर हम आते हैं कि आप देखिए कि सेक्शन 5A उत्तर प्रदेश ने अमेंड करके डाला है। क्यों डाला है? कि ऐसा है कि यहाँ पे जो था कि कन्वीनियंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस दोनों से उनकी सहमति लेने के बाद ही कर सकते थे। लेकिन आप देखें कि जैसे अभी जेलों में भी सुनवाई होती है, जो गंभीर प्रकरण है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट से रिलेटेड, वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे जो सेशन जज है जाते हैं, विटनेसेस वहाँ पे सारा सब काम होता है, बहस तक हो जाती है। तो ये 9(5) के बाद एक 5A यूपी में अमेंड किया गया है। तो एक तो सिटिंग जो 5 का था, 5 में जो प्रोविज़न थी उसको क्लेरिफाई करने के लिए, और दूसरा इसी में 6 में एक प्रोविजो जोड़ दिया गया कि जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर की बात है तो वहां पे ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टी से, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस से, कोई कंसेंट लिया जाए। तो इस तरह से सेक्शन 9 हम लोगों ने देखा, और मैंने जैसा कि बताया अपॉइंटमेंट का क्या मीनिंग है, और ये पूरी सीआरपीसी के लिए मीनिंग इसी के एक्सप्लेनेशन में, स्पष्टीकरण में दे दिया गया है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा संघ या चाहे राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति, पदस्थापना या पदोन्नति नहीं है। यानी कि फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग और प्रमोशन इसमें नहीं आता है। तो सेक्शन 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 10 में दो बातें हैं कि सहायक सेशन न्यायाधीश, असिस्टेंट सेशन जज से रिलेटेड प्रोविजन, एक तो आपको 9 में दिखा और फिर 10 में दिखा। 10 में ये कहता है कि आखिर ये सबऑर्डिनेट किसके होंगे। तो यहाँ देखना है, सबऑर्डिनेशन की जब बात आती है तो सबऑर्डिनेशन में, सेशन जज के सबऑर्डिनेशन में ये सीआरपीसी ये नहीं कहती कि एडिशनल सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा। ये कहता है कि जितने भी ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। इसमें एडिशनल सेशन जज नहीं इंक्लूड है। ओके, इसीलिए देखिए उसकी उस गरिमा को, क्योंकि फांसी की सजा आप तुम दे सकते हो सेशन जज, तो एडिशनल सेशन जज भी दे सकता है, तुमसे हमारी कम कहाँ है। तो इसीलिए वो इक्विवेलेंट होने के वजह से उनकी गरिमा के हिसाब से उन्हें दे। यहाँ तक कि जो सेशन जज होता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है, कार्यों का जो वितरण करता है, तो उसमें क्या होता है, वो सेशन जो जजेज हैं ये, उसमें एडिशनल सेशन जज को कार्य का वितरण नहीं करता है। वो केवल जो असिस्टेंट सेशन जज के लिए कार्य का वितरण करता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और जो
एडिशनल सेशन जज को एलोकेट करता है कि आपको ये काम करना है। तो वर्ड उसमें आया, एक तो आपका आया कि डिस्ट्रीब्यूशन और एक एलोकेशन, तो ये दोनों की गरिमा के हिसाब से है। तो यहाँ पर एक प्री का क्वेश्चन बनाया कि सहायक सेशन न्यायाधीश के बीच में कार्य का वितरण कौन करता है, तो सेशन जज करता। अब उस कार्य के वितरण में वो गवर्न किससे होता है, तो सीआरपीसी में जो रूल है, जो लॉ है उससे, और उस सीआरपीसी से जो पावर निकलती है, जो रूल मेकिंग पावर्स होते हैं उससे। इसीलिए कहता है कि सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम समय समय पर बना सकेगा। एक तरह से क्या किया, इस 10(2) ने सेशन जज को रूल मेकिंग पावर, अब ये रूल मेकिंग पावर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है और ये सीआरपीसी से अलग हट के नहीं जा सकते, उसी के मेल में होगी। अब 10(3) में भी आई, अर्जेंट केसेज में यदि सेशन जज नहीं है और कोई एडिशनल सेशन जज नहीं है और फिर सहायक सेशन जज भी नहीं है, तो सीजीएम अरेंजमेंट करेगा और ये डीमिंग पावर देता है कि उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसकी अधिकारता उनके जैसी हो जाएगी जो सेशन न्यायाधीशों की। तो इस तरह से 10(3) है। अब 11 में बात आप लोग को अभी समझ में आ रही है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी कोशिश है कि आपके प्रीलिम्स के कोई क्वेश्चन इन सेक्शंस पे गलत ना हो, और कई जगह माइन्यूट चीज़ें हैं और अभी ध्यान में रहेगा, आप उसको पढ़ते समय टिक कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 11। अब मेरी कोशिश है कि थोड़ा इसको जल्दी किया जाए। अब यहाँ देखिए कि बात ये करता कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। और ये जो आप देखिए 11, मैंने कहा कि इसमें जो प्रोविज़न है बहुत सिमिलर है, इसी तरह के प्रोविज़न आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो शुरू होता है 16 से। तो 11 में जो प्रोविज़न यदि आपने ध्यान में दे दिया तो 16 में भी काम आएंगे। तो ये कहता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ दो तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कितनी संख्या में होंगे, कैसे होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन करेगी और स्टेट गवर्नमेंट करेगी, हाई कोर्ट से कंसल्ट लेके करेगी। तो मैंने कहा ना कि जब कोर्ट के गठन की बात आएगी तो आपको प्री का में ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही कर सकती है, विथ द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक, अब आप ये देखिए जनरली क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि थानों में एरिया बटे होते हैं, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको थाने दे दिए जाते हैं, एरिया दे दिए जाते हैं और उससे होता है। लेकिन मान लो उसी एरिया में क्या दूसरे कोई कोर्ट का गठन कर सकती है, तो ये प्रोविजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट कि परंतु राज्य सरकार फिर हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लेती है और किसी लोकल एरिया के लिए फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट का एक या उससे अधिक स्पेशल कोर्ट कर सकती है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर अयोध्या का मामला उसको डिसाइड करने के लिए हो, पर्टिकुलर क्लास के लिए रिलेटेड हो, तो वो कर सकती है। तो आप देखिए चाहे विशेष मामले हो या विशेष वर्ग के मामले, उसको लिए वो इस्टेब्लिश कर सकती है। अब यदि उन्होंने कर दिया उस ऑलरेडी लोकल स्थानीय अधिकारिता किसी को प्राप्त है मजिस्ट्रेट को, और उसी क्षेत्र में दूसरी क्रिमिनल कोर्ट सरकार ने बना दिया हाई कोर्ट से पूछताछ कर, तो क्लैश नहीं होगा। तो इसीलिए ये कहती है नहीं, जब ये स्पेशल वाला आ गया तो फिर वो जनरल वाले का गया ज्यूरिसडिक्शन, अब ये चलेगा इससे। और जो ये कोर्टों का गठन हो रहा है तो चलेगा एक जज साहब ने, जो जज साहब होंगे उसके पीठासीन अधिकारी कहलाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट।
जिसको हम लोग बोलचाल में आगे पीओ, जब पीओ बोलें कोर्ट के लिए तो इसका मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो ये पीओ अपॉइंट हो जाएगा। तो पीओ अपॉइंट होगा, अपॉइंटमेंट किससे होगा? हाई कोर्ट से। तो सारे अपॉइंटमेंट जो चल रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के सब किससे होंगे? हाई कोर्ट से होंगे। अब एक बात और आप देखिए कि गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, पहले एक एक महीना सिविल कोर्ट बंद हो जाता था, अभी बंद होती है। तो उस बीच में अब आज की तारीख में इतनी लंबी छुट्टी जो ग्राह्य नहीं, तमाम कमेटियां बनी, अब कई चीज़ें कर्टेल की गई है। तो सिविल कोर्ट को भी क्रिमिनल कोर्ट का पावर दिया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा 11(3). तो आपको लाभ में बहुत सारी चीज़ पॉपुलर 11(3) क्या है? तो 11(3) ये है कि सिविल कोर्ट को भी क्रिमिनल कोर्ट का पावर दिया जा सकता है। इसीलिए 11(3) कहता है कि हाई कोर्ट जब जरूरी समझता है, उसको प्रॉपर लगता है, तो सिविल जज की कोर्ट को में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको भी वो फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास का पावर दे सकता है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कोर्ट का जो अभी आगे के सेक्शन में देखेंगे कि वो स्टेट की जो जुडिशियल सर्विस का होगा उसी को वही सिविल जज होगा जिसको हम दे सकते हैं, क्योंकि स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी है एक, और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट जरूरी नहीं है कि वो स्टेट जुडिशल सर्विसेज का ही पार्ट हो। तो इसीलिए यहाँ पे कह दिया गया कि लेकिन ज़रूरी है भैया कि वो राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य हो। तो इस तरह से 11 हो गया। अब ये आ गया, हमने देखा, आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन 11 ये क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के गठन से संबंधित है। उसी एरिया में पर्टिकुलर मामले के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन की बात करता है। उसके पीठासीन अधिकारी के हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट की बात करता है, और सिविल कोर्ट के जज को क्रिमिनल पावर देने की बात करता है। तो इस तरह से 11 हो गया। और अभी हम आते हैं तो इसमें यूपी का भी अमेंडमेंट है, लेकिन कोई बहुत खास उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको परीक्षा में जो क्वेश्चन टिक करने हैं वो सेंट्रल एक्ट के हिसाब से करना है, अनलेस पूछा ना जाए, या क्वेश्चन के नेचर, क्वेश्चन को देखने से आपको न लगे कि ये ज़रूरी है। तो आप देखें कि ये अब आपका बहुत ही अगला इम्पॉर्टेंट आता है कि सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सीजेएम, ये कौन बनाए जाते हैं? उन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से बनाए जाते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जो सीनियर होते हैं, प्रमोशन होता है, एसीजीएम बना दिए जाते हैं। और जो एसीजीएम बनता है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में एसीजीएम बनाया गया, और उसी एसीजीएम में से एक सीजीएम बना दिया गया। आप जब देखेंगे, एक क्वेश्चन सीआरपीसी में आगे मिलेगा कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का ट्रायल करता है और उसको जो है 1 साल की सज़ा देता है, और फाइन न चुकाने पे उसको जो है कितनी सज़ा दे सकता है, और 4 ऑप्शन दे दिया, या एसीजीएम दे दिया कि 1 साल की सज़ा देता है, या सीजीएम नहीं देता है। तो ये पूछने पे आपका इन्हीं से उत्तर मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको पता है कि 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, और सीजीएम 7 साल की दे सकता है। तो ये सीजीएम से आप कितना दे सकते हैं? तो आप यहीं पे सेक्शन 12 में इसका जवाब मिलेगा कि एसीजीएम क्या होता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि 3 साल दे सकता है। तो क्या वो भाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तो आपको आजीवन कारावास से पनिशेबल मामले का भी ट्रायल कर लेता है, जैसे आईपीसी का सेक्शन 409 है और 326 है। अब आपको आगे एक लीगल एनामली, एक ये जो विधान है उसकी एक जहाँ पे साइलेंट है, कमी दिखती आज तक दूर नहीं हुआ, हम उस पर भी लाएंगे, 325 सीआरपीसी में है। तो
अभी यहाँ पे आ गया। अब देखिए, आप सीजीएम 7 साल तक की सजा दे सकता है सेक्शन 29 में, तो एसीजीएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है 3 साल दे सकता है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर लीजिए कि एसीजीएम कैसे एसीजीएम के बराबर सजा दे सकता है, तो दे सकता है। इसका प्रोविजन आपको मिलेगा 12(2) में, ध्यान रखना है 12 का सबसेक्शन 2। तो पहले 12(1) पे आते हैं कि हाई कोर्ट क्या करेगी, अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से एक को सीजीएम बना देगी, अपॉइंट करेगी। अपॉइंट सीजीएम को कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। 12(2) ये कहता है कि जब किसी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एसीजीएम अपॉइंट कर दिया गया, तब जो ये मजिस्ट्रेट होगा इसको सीजीएम की भी पावर हाई कोर्ट दे सकती है। तो जनरली दे दिया जाता है, इसीलिए सीजीएम 7 साल तक की भी सजा दे सकते हैं। वो 7 साल मिलेगा 29 धारा 29 से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको 12(2) से। और मैं बताऊं कि लोग नौकरी पा लेते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बन जाते हैं, तो उनको लगता है कि एसीजीएम तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, हम तो 3 साल से अधिक नहीं दे सकते। लेकिन नहीं, वो 7 साल तक की सजा दे सकता है इसी 12(2) की मदद से। अब एक और भी ध्यान देना है, एक जो मैं फिर सेक्शन 6 पे आते हैं, क्लासिफिकेशन पे, वर्गीकरण पे क्रिमिनल कोड के। तो क्या उसमें कोई सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है क्लासिफिकेशन? नहीं है, ये आगे दो। तो 3A में कह रहा है कि हाई कोर्ट जरूरी होने पर फर्स्ट क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर जिसके पास है उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने उपखंड में न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में डेजिग्नेट कर सकती है, और फिर एसीजीएम वाली पावर उसको सब प्राप्त होगी। अब जो सेक्शन 12 का 3B है, ये कहता है कि ये जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये गवर्न किससे होगा? तो ये क्या होगा कि सीजीएम का इस पे जनरल कंट्रोल होगा, और जो ये सब सीजीएम से गवर्न होगा। अब मान लीजिए सब डिविजनल जो एरिया है उसमें कई और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हैं, तो उसमें एक जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको बनाया गया है उसको 12(3) का ख ये कहता है कि ये सीजीएम के साधारण नियंत्रण में रहते हुए और बाकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे वो कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है ना। तो ये ओके क्या है, हाँ तो ओके मैं फिर आता हूँ। तो 12(3) में है कि एक सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, यानी कि जो एक डिवीजन सब डिवीजन के अंदर एक सब डिवीजन एरिया बनाया जाता है, वहाँ एक सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पोस्ट किया जाता है। बाकी वहाँ पे जो उनका कंट्रोल होता है सीजीएम का तो बना ही रहता है, और जो सीजीएम रैंक का है उसको छोड़ के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है वो बाकी उस एरिया के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको सुपरवाइज करता है और अपना कंट्रोल बनाए रहता है। बट अब यहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से जो सबऑर्डिनेट हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में आ गए, सीजीएम के जनरल कंट्रोल में आ गए, और जो हाई कोर्ट टाइम टू टाइम जनरल या स्पेशल ऑर्डर करता है वो उनके भी कंट्रोल में आ गया। तो क्वेश्चन जैसा हो उसके हिसाब से प्रोविज़न, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमको सही आंसर तक पहुंचने में आसानी होगी। तो 12 में मैंने खास बात क्या बताया कि सीजीएम का पावर भी एक्सरसाइज करता है। एसीजीएम बनाया जाता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से, और सीजीएम बनाया जाता है उन्हीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से जो
जनरली उसमें एक वो है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको बना दिया जाता है। अब आता है एक सेक्शन 13, तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहीं पे मैं कहूँगा कि आप एक जगह 3 चीज़ों को कल दिमाग में यहाँ रख सकते हैं कि सेक्शन 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सेक्शन 18 में आपका स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, और ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट 13, 18, फिर 21 में आपका स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो 3 तरह के ये मजिस्ट्रेट आपको दिखें, जुडिशियल, मेट्रोपॉलिटन और एग्जीक्यूटिव। तो आपका कितने 13 आप देखें हैं, 11 से शुरू हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो 13 में आया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये टैली करने में आ सकते हैं, है ना। तो आपको क्या है कि कुछ क्लू बनाने पड़ेंगे, किस की पॉइंट बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि इंडेक्स को पकड़िए, वो अपना नोट वहीं पे कहीं पेंसिल वगैरह से लिख दीजिए, कॉपी में एक जगह बंच में बना लीजिए। 13 और 18, 21 में क्या सिमिलरिटी है, ये सब के सब स्पेशल है कहाँ। तो ये सब के सब कौन है, 3 है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। फिर मैंने बताया कि आप 11 से लेके देखिए 15 तक में एक तरह की कैटेगरी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, फिर 16 से शुरू हो जाता है मेट्रोपॉलिटन का जो 19 तक आता है, 20 से फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है। तो इससे चीज़ें क्या है, और आपने ये बार बार देखिए एक चीज़ रिपीट हो रही है, अपॉइंटमेंट, तो इसका आंसर मिल गया कि हाई कोर्ट। बाकी कंपोजिशन, गठन, स्थापना, क्षेत्र, इसका आंसर मिल गया स्टेट गवर्नमेंट। अब जुडिशरी का मामला है तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, तो इसका मतलब कि हाई कोर्ट का उसमें परामर्श चाहिए। तो इस तरह से आपका है। अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आपको क्या देखना है, देखिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो अस्तित्व है वो आता है कैसे। वो सबसे पहले दिमाग में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कि भाई और एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी चाहिए कुछ विशेष काम निपटाने के लिए। तो क्या वो कर देती है गठन? नहीं, वो अनुरोध करती है हाई कोर्ट से, और जब अनुरोध करती है तो हाई कोर्ट देखता है कि हाँ क्या वो बंदे के पास क्वालिफिकेशन है या नहीं, कुछ लीगल मैटर में उसकी कोई रुचि है कि नहीं, काम कर सकता है या नहीं, ये सारी आपके रिक्वायरमेंट दिया, फिर उसके आधार पे हाई कोर्ट ही उसको अपॉइंट करती है। ठीक, तो यहाँ पे वो एक वर्ड आपको कीवर्ड क्या है कि अनुरोध, रिक्वेस्ट किससे आएगा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो इस तरह से आप ये हो जाएगा। अब सेक्शन के अलावा और अनुरोध के अलावा अपॉइंट कौन करता है, इसके अलावा एक आता है कि कितने टाइम के लिए, तो ये 1 साल से, नॉट मोर देन 1 ईयर। अभी इसी में एक इन्फ्रेंस से क्या आता है कि क्या ये दोबारा अपॉइंट हो सकता है, तो सीआरपीसी में सेक्शन 13 कोई रोक नहीं लगा रहा है, देख के उससे लगता है कि वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन है नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से अधिक नहीं, ये स्पेशल मजिस्ट्रेट है। अब देखिए 13, 18, 21 में, तो 13 में भी 1 साल, 18 में भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में 1 साल, और 21 में पिक्चर डिफरेंट है, वहाँ कोई प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरेशन पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे तो इस तरह से आप देखें कि आपको एक साथ मिला के चलिए, जो आप 21 में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ कोई पीरियड नहीं है, और वो एक बार से अधिक भी हो सकता है, वो उसमें लैंग्वेज दिख रही है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ रोक नहीं है, वही आदमी फिर से भी हो सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 13 हो गया। अब 14 आती है कि आखिर ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनका अधिकारिता, इनका ज्यूरिसडिक्शन कैसा है, कहाँ से है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैंने बताया कि सबसे निचले पायदान पे है,
सेकेंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, देन फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट, फिर उसमें से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में ही ये दो कैटेगरी हो गई, ए सीजीएम और सीजीएम की। अब कि ये जो एक जेएम अपॉइंट हुआ, हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया, तो कौन से एरिया को देखेगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा, सीजीएम। लेकिन ये जनरल कंट्रोल, मतलब सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसके लोकल लिमिट्स, लोकल एरिया डिसाइड करेगा सीजीएम। तो डिसाइड कौन करेगा, सीजीएम। किसके कंट्रोल में रहते हुए करेगा, हाई कोर्ट के। तो ये आपका सेक्शन 14 पे आपका एक ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप जो है एक सरसरी निगाह से आप देख लें। सेक्शन 15 पे आते हैं तो ये बताता है कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट होंगे। तो देखिए, मजिस्ट्रेसी में सबसे ऊपर है सीजीएम, तो आप समझ लीजिए इफेक्टिव कंट्रोल उसी का होना है। लेकिन जिले का मुखिया है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेशन जज क्रिमिनल मैटर में, तो वो तो घास छिलेगा नहीं। सीजीएम ठीक है कि इफेक्टिव इमीडिएट बॉस है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनका भी एक ओवरऑल कंट्रोल रहेगा। तो उसके लिए वर्ड क्या आया कि सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजीएम के सबऑर्डिनेट ये होंगे। और सीजीएम किसका सबऑर्डिनेट होगा, वो सीधे सीधे सेशन जज के। तो प्री के ये क्वेश्चन आते हैं कि सीजीएम किसका सबऑर्डिनेट होगा, किसका कंट्रोल होगा, सेशन जज का, और बाकी मजिस्ट्रेट पे वो हो जाएगा सीजीएम का। और बट सीजीएम सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज वो होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ये कौन काम, ये बता दिया कि तुम्हारा एरिया है, इस एरिया के मामले देखोगे, तो काम किस तरह के देखोगे, कितना डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, तो इनके बीच में सीजीएम ही अब आता है कि मजिस्ट्रेटों के बीच में वर्क का अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है। तो सेक्शन 15 में इसका आंसर मिलेगा। 15(2) के हिसाब से सीजीएम अपने सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और इसकी सीमा क्या है सीजीएम की इस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की, कि सीआरपीसी से बाहर नहीं जा सकते, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग चलते हुए आप रूल बना सकते हैं या कोई स्पेशल ऑर्डर कर सकते हैं। स्पेशल ऑर्डर मतलब कोई पर्टिकुलर एक मामले के लिए या उसी तरह के सिमिलर मामले में करने के लिए। तो यहाँ पे आपका निकला सबऑर्डिनेशन पे पहला सीजीएम किसका सबऑर्डिनेट होगा, बाकी मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेशन होंगे, और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जेएम के बीच में कौन करेगा। तो इस तरह सेक्शन 5 जो यात्रा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सेक्शन 11 से स्टार्ट हुई वो 15 तक आकर इस चैप्टर में ख़त्म होती है। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो 15 से चल के और 19 तक आएगी। और मैंने बताया कि 16 में प्रोविजन आपको सिमिलर बहुत कुछ मिलेगा 11 के तरह जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ड। यहाँ नाम क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 10 लाख की सीमा वाला एरिया राज्य सरकार करती है। सेक्शन 8 में उस एरिया कैसे डिसाइड होगा ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो अब ये करता है कि इस्टेब्लिश कौन करेगा, मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन मामला जुडिशरी का है तो हाई कोर्ट के कंसल्ट लेके। तो 16 में ये आ गया। और पीठासीन अधिकारी अपॉइंट किससे होगा, तो हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस तरह से 16 में ये बात है। फिर 17 में वही एसीजीएम सीजीएम जैसे होता है, तो हाई कोर्ट ही क्या होता है, सीएमएम यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में किसी जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करता है, ठीक है। और हाई कोर्ट ही एसीएमएम एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट करता है। और ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि गवर्न होती है सीआरपीसी से या कोई और एग्जिस्टिंग लॉ है जो सीआरपीसी से कॉन्ट्रास्ट में नहीं है, तो उससे सारी पावर इनको और डायरेक्शन मिलते रहते हैं। फिर मैंने बताया कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उधर 13 था जुडिशियल
स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट इधर 18 आ गया। यहाँ पे भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट से, तब ये लोग आते हैं और 1 साल की इनकी भी सीमा है, ठीक है। और फिर इस तरह से 19 में आते हैं, तो 19 में भी वही सबऑर्डिनेशन जैसे 15 में दिया था। 11 से लेके 15 तक का लास्ट सेक्शन था 15, उस 15 में सबऑर्डिनेशन की बात थी। इसी तरह से 16 से लेके 19 का लास्ट सेक्शन ये है, इसमें सिर्फ सबऑर्डिनेशन की बात की गई। यहाँ उसकी अधिकारिता जो बीच में थी आपके, वो उस तरह से यहाँ पे अलग एक सेक्शन नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पे वही है कि CMM किसके वो होगा, सेशन जज के उसमें होगा। बाकी MM जो होंगे वो क्या होंगे, CMM के होंगे, लेकिन आपका साधारण नियंत्रण किसका होगा, सेशन जज का होगा। इस तरह से वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन MM यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बीच में होगा, और ACGM के बीच में ACMM चूँकि सीनियर अधिकारी हैं उनके बीच में वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, वर्क का अलॉटमेंट होगा, एलोकेशन होगा, आवंटन होगा, इसलिए वर्ड है। तो कानून में वर्ड्स का भी ध्यान देता है। तो ये 19 आपका ही हो गया। अब आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आखिर क्रिमिनल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट को क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो भी जो डिसीजन लेता है, जो ऑर्डर करता है, उससे किसी न किसी रूप में किसी के अधिकार पे प्रभाव पड़ता है। वो 107(16) की कार्रवाई करता है, प्रिवेंटिव एक्शन लेता है, वो लोगों के आने जाने पे प्रतिबंध लगा सकता है, एक जगह 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा ना होने के कर सकता है, वो कर्फ्यू लगा जा सकता है, वो न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड वो ऑर्डर कर सकता है, किसी प्रॉपर्टी में इलीगल पोजीशन को रिस्टोर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं से वो एक तरह से न्यायिक अधिकारी के तौर पे काम कर रहा है, भले ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो हमारा जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन तो हो गया आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन का करके, CRPC 1973 में हमने ये तो कर लिया कि इनके बीच में डिवीज़न कर दिया। प्योर जो नेचर है जुडिशियल, प्योर जुडिशियल नेचर के वर्क इनसे हटा दिए गए। इनको जनरली एग्जीक्यूटिव नेचर की चीज़ें थी, लॉ एंड ऑर्डर की, प्रिवेंशन से रिलेटेड चीज़ें थी, उन चीज़ों पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया गया। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किससे होगा? अब इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आप देखिए कि हाई कोर्ट का दखल आपको नहीं मिलेगा। वो जब कोर्ट के उनके गठन की बात थी, अपॉइंटमेंट की बात थी, तो वहाँ तो हाई कोर्ट पिक्चर में थी। यहाँ एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव में हेड आप देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही क्या करेगी, जितनी ज़रूरत होगी उतने जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी, और उन्हीं में से एक जो को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगी, DM साहब, जिसको हम DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इसी तरह से ADM भी अपॉइंट करेगी। तो ध्यान ये देना है कि ADM पे उस तरह का कंट्रोल CRPC नहीं देती है DM को, जितना अदर देन ADM, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उस पे देती है। इसीलिए क्या है कि DM का भी पावर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है और DM का भी, और जो भी इसमें एग्जिस्टिंग लॉ होती है, चाहे जो ये CRPC है उसमें है, उससे गवर्न होगी। आपको इसी सेक्शन 20 में मिलेगा कि जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो डेलीगेट कर सकती है। आपको सेक्शन 20 का जो 4A है, 4A, उसमें दिया है कि स्टेट वो कर सकती है। तो इसमें भी हायर की वैसे ही है, DM है, नहीं है तो अपना ADM देखेगा उस काम को। और इसी तरह से जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, SDM जिसको कहते हैं, वो सब डिवीज़न का इंचार्ज होता है, उसके नीचे वाले उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ये मिलता है। अब इसी में आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ मिल जाएगी 20(5) में।
आपने देखा लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया। अब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने पे तमाम पावर जो डीएम साहब के पास थे, एग्जीक्यूटिव साइड में थे, वो पावर भी पुलिस कमिश्नर को मिल गई। इसीलिए सीआरपीसी का सेक्शन 20 सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो भी पावर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कमिश्नर को दे सकती है, और ये जो सेक्शन 20 है हमको पुलिस कमिश्नर को पावर देने से नहीं रोकेगा। यानी कि एक निगेटिव फॉर्म में ये बात कही गई कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कमिश्नर को एग्जीक्यूटिव पावर दे सकती है। तो इस तरह से आपका 20(5) में आप ये आ गया। फिर मैंने अभी जिक्र किया था आपको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब जैसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, मान लीजिए कि भाई इतने वर्क हैं डीएम एसडीएम और सारी पिच में, एक आप देखे होंगे कार्रवाई शिनाख्त होता है। कार्रवाई शिनाख्त आइडेंटिफिकेशन परेड, पहचान परेड भी उसको कहते हैं। तो ये रेगुलर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके पास समय नहीं रहता है। तो हम लोग सर्विस कर रहे थे तो उसमें देखे कि ये रिटायर्ड लोगों को उसमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना के और रिमांड की कार्रवाई उनसे कराई जाती थी। अब पहचान की कराई जाती थी, जेल में मुलजिम की पहचान हो या जो माल केस प्रॉपर्टी होती थी उसकी पहचान विक्टिम से। तो ये इसलिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का प्रोविज़न रखा गया कि कहीं ओवरलोड होने की स्थिति में जो रेगुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर भी उनको दिए जा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव साइड के ऑफिसर्स पे, मजिस्ट्रेट पे बहुत सारे पावर दिए गए हैं। तो वो पावर ऐसा ना हो कि काम ही ना हो पाए, तो इसलिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात इसमें कर दिया। अब मैंने जैसा कि कहा था कि कोई टाइम लिमिट जैसा कि आपको सेक्शन 13 और 18 में बांधा गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में नॉट मोर देन 1 ईयर की बात आई, वो सेक्शन 21 में नहीं आई। तो इसलिए ये आपका ये पावर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। अब इसका 22 में आता है कि इनकी अधिकारिता क्या होगी। तो ये आप जान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का जनरल कंट्रोल बना रहता है और बाकी काम डीएम साहब कर ले जाते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि भैया तुम इस क्षेत्र में देखोगे, तुम उस क्षेत्र में देखोगे। तो इस तरह से 22 में ये प्रोविज़न है। अब यह है कि 23 ये कहता है कि एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मजिस्ट्रेट हैं वो सब डीएम के सबऑर्डिनेट होंगे, और सब डिवीजन एरिया में जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा वो हेड होगा, बाकी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे उसके सबऑर्डिनेट होंगे। फिर ये होता है कि इनके बीच में काम का बंटवारा कैसे होता है, तो डीएम करता है, ठीक है, और वो एक परमानेंट कुछ एक रूल बना देता है कि इस हिसाब से ऐसे ऐसे ये लोग काम करेंगे, ये वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि चैप्टर 2 का जो जुडिशियल साइड कोर्ट थी उनके पीठासीन अधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव साइड के थे, ये डिस्कस कर लिए। अब एक जो तीसरा इसका पार्ट है वो है प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, और प्रोसिक्यूशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 24, 25 और 25 से में एक प्रीलिम्स में जो, अच्छा देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूशन पे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे ऑब्जेक्टिव तो ऑलमोस्ट सवाल आते ही रहते हैं। शॉर्ट नोट्स में भी ये पूछ सकता है कि रोल एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आप देखेंगे कि एडवोकेट जनरल वर्ड भी कहीं पे आया हुआ, चूंकि 25A को इंसर्ट किया गया, इसमें जोड़ा गया। 25A में एक डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया,
वो डायरेक्टर जो हाई कोर्ट और सेशन के मामलों में बाकी पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होंगे, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, उनके पे, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, उन पे गवर्न करेगा। डिप्टी प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को करेगा। अब एडवोकेट जनरल भी क्या है, वो भी स्टेट का एक सुप्रीम लॉ ऑफिसर है, चीफ प्रोसिक्यूटर भी है। तो उस कंडीशन में ये 25(a) के इंटरप्रिटेशन करके कहीं उनको बीच में ना लाया जाए, इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि देखो भाई एडवोकेट जनरल इससे बाहर है, वो आपके सबऑर्डिनेशन में नहीं है, क्योंकि वो तो लीगल मैटर में उसमें टॉप पे है स्टेट में, वो सबसे बड़ा ऑफिसर है, सबसे बड़ा एडवाइज़र है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल का वो है, उसका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, डिसाइड नहीं करता है। वो जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, डिसाइड नहीं होता है, और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है, प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। उसी तरह यहाँ भी है। हाँ, प्रैक्टिकली एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन एज फॉर प्रोविज़न उनका कोई टेन्योर डिसाइड नहीं है। तो अब हम आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप देखिए, इस चैप्टर को में जब बात कर रहा था क्रिमिनल कोर्ट के गठन के, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड प्रोविजन इसी पार्ट में क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के क्रिमिनल कोर्ट काम नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट में एक साइड में प्रोसिक्यूशन, दूसरे साइड में डिफेंस, और ये एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज साहब हो गए। तो ये जज साहब रेफरी नहीं है, खाली बस सिटी में जाएंगे देख लेंगे, उनको इनको सुनकर अब फिर उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल, जो थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन लॉ कमीशन, मलिमत कमेटी, ये तमाम ने डिसाइड किया। वो क्या कहा? वो कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और न केवल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है बल्कि मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी है। यानी कि इसका रोल क्या है? इसका रोल टू असिस्ट द जस्टिस, ये केवल न्याय में सहयोग करना है। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को व्यवहारिक अर्थों में उसका काम देखें तो क्या है? उसका काम है कन्विक्शन। यानी कि जो चार्जशीट आई है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट फाइल की है, उस चार्जशीट पे जब ट्रायल हो तो ट्रायल उसके सही या गलत होने के लिए होगा, और सही गलत होने के लिए स्टेट की एक एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम ने ये कहा कि नहीं ये गलत है, ये अपराध किया हुआ है, तो वही काम हमको बढ़ाना है। तो काम हम उसको कन्विक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तभी तो लगेगा कि हाँ ये जो काम हुआ था हमने वहाँ पे सफलता पाई। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो मिनिस्टर ऑफ द जस्टिस है, कोर्ट को असिस्ट करता है। इवन डिफेंस कोई बात रह जाती है नहीं बताता, और भले ही एडवर्स जा रहा हो तो वो बातें उसको सामने, ये बातें आपकी आइडियल हैं, इन चीज़ें हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में उस तरह से अभी काम नहीं हो पाया है। तो इस पे अलग से हम चर्चा करेंगे। तो आप ये देखिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल ही क्यों है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 21 का कितना बड़ा विस्तार, कितना बड़ा एक्सपेंशन है, अपने आप में हाफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है वो। क्यों? वो जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी इतनी व्याख्या हो गई, पशुवत जीवन नहीं है। यानी किसी का जीवन ये कानून के द्वारा आपने उसको अरेस्ट किया, डिटेन किया, या उसको जेल में डाल दिया, दोषी करार कर देके, तो क्या हुआ
उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहीं ना कहीं से जो है प्रभावित हुई ना। तो इसीलिए उसी आर्टिकल 21 में कह दिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ के द्वारा लिया जा सकता है। तो इसलिए लेने का काम वो है। हम भी सजा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यदि सजा कराता है तो वो भी काम विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही है। तो मैं इस पे आता हूँ अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ ही आप लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रोल एंड ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक आप 1-1.5 पेज का एक बना के वो रख लीजिए। उसमें 2-3 केसेज हैं, वो आप भी नोट कर लेंगे, या आगे जब हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिटेल चर्चा शुरू करेंगे तो उस पर करेंगे। तो अभी पब्लिक इसमें आप देखिए कि ये जो कहाँ प्रोविजन है, सेक्शन 24 में, चैप्टर 2 के सेक्शन 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रोविजन है। अब इस टाइटल, इस हेड के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 3 कैटेगरी। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मोर देन 7 years एक्सपीरियंस होल्डर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आ जाएगा। अब इनके लिए क्या है, आपका मिनिमम कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो 7 years। जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात आएगी, वो स्पेशल आदमी है तो भैया वो 7 साल से काम नहीं चलेगा, वो 10 साल, उनके लिए 10 साल लग दिया। तो एक 7 साल और 10 साल का आपने रख लिया, ठीक है। अब यह है कि सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर की व्यवस्था कहाँ कहाँ के लिए करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हाई कोर्ट की भी बात करती है और साथ ही साथ सेशन कोर्ट की बात करती है, और साथ ही साथ सेशन के पावर प्राप्त स्पेशल कोर्ट की भी बात करती है। तो जहाँ पे भी सेशन ट्रायल की बात होगी, सेशन जज की बात होगी, उसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है। और सेक्शन 25 में जाएंगे तो APP की बात करता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। अब वहाँ एज कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और 25A पे आते हैं तो हम देखते हैं कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन सब पे कंट्रोल की बात करता है, सबऑर्डिनेशन की बात करता है, और एक उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसे गठन होगा, कौन टॉप पे है, डायरेक्टर होगा, तो डायरेक्टर क्या APP का भी दिखेगा? नहीं। तो हम देखेंगे वहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर है, तो बांट दिया गया, तो वो भैया तुम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मैटर देखो, और नीचे जो APP है उसका डिप्टी डायरेक्टर देखेगा। तो अभी 24 में आएंगे हम, तो ये सेक्शन देखने में काफ़ी बड़ा है, यूपी का कुछ उसमें अमेंडमेंट भी है। और क्या टाइम है हम लोग के पास? क्या टाइम हो रहा है? 5। अच्छा ठीक है, अभी तो चलता है। तो क्या भाई ठीक लग रहा है आप लोगों को? सेक्शन 12 फिर से बता दीजिए, किसी ने कहा। ओके, ला इम्प्लीमेंट के लिए और थैंक्स। वो मैं आता हूँ। सेक्शन 12 पे किसी ने कहा है कि फिर से बता दीजिए, अभिजीत जी। ओके, सेक्शन 12 पे चलो ये पीछे छूट जाएगा तो मैं देखता हूँ 1 मिनट। सेक्शन 12 पे आपको, सेक्शन 12 देखिए, मैंने कहा सेक्शन 12, सेक्शन 12 रिलेट कर रही है किससे? वो रिलेट करिए CJM और ACJM। जब इसके टाइटल पे जाएंगे सेक्शन 12 पे, सबसे लेफ्ट में बोल्ड में, तो ये 2 चीज़ें लिखती हैं, यानी जो कंटेंट में आएंगे तो मेन रूप से इन 2 के बारे में चर्चा होगी। अब ये है कि ये CJM बनाया कौन जाता है, इसको बनाता कौन है? बनाने वाले का नाम है हाई कोर्ट। कौन बनाया जाता है? तो जो CJM बनाया जाता है वो फर्स्ट
क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से ही किसी को सीजीएम बनाया जाता है। ये आपका 12(1) कर दिया, ठीक। और ये सीजीएम एक जिले में 10 नहीं होते हैं, एक जिले में 1 होता है, यानी ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक सीजीएम होगा। ओके, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो अब फिर आपको 12(2) में मैंने आपको बताया था, 12(2) मैं समझ गया कि आप पूछना क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि आपने देखा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से सीजीएम बनाया जाता है, और फर्स्ट क्लास जुडिशियल 12(2) कहता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से ही हाई कोर्ट क्या करेगी, एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी, ठीक। अब आप देखिए कि सेक्शन 29 की बात मैंने किया था, जब आप देखेंगे कि कौन कितना पनिशमेंट दे सकता है, तो उसमें ये सीजीएम की बात नहीं है, उसमें बात है कि सीजीएम उसको 7 साल तक सजा कर सकता है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक करता है। तो ए सीजीएम क्या है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। तो फिर जो ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में कुछ गंभीर हैं मामले हैं, जैसे 409 और 326 जो है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा इसका ट्रायल होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करता है। वहाँ सजा दिया है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, तो आजीवन कारावास तो ये कर नहीं सकते। तो आगे क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि 325 पे अभी हम आगे आएंगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन वो आजीवन कारावास वाला छोड़ दें तो क्या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल से अधिक सजा दे सकता, नहीं दे सकता। एसीजीएम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, तब फिर वो इस सीमा से बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आप 12(2) में जाइए तो एसीजीएम अपॉइंट होता है किससे, हाई कोर्ट से, और उन्हीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में से होता है। अब इसी एसीजीएम को, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, सीजीएम का पावर यदि दे दिया जाए तो 7 साल तक की सजा दे सकता है, ठीक है। तो वो क्या है कि अब इसी 12(2) के मदद से क्या हुआ, व्यवहारिकता क्या होता है कि जब हाई कोर्ट अपॉइंट करती है तो एसीजीएम को भी सीजीएम का पावर दे देती है, और फिर उस पर जो सेक्शन 29 के हिसाब से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट केवल 3 साल तक देता है, तो सेक्शन 12(2) के बाय वर्च्यू ऑफ पावर 12(2) के हाई कोर्ट से कन्फर होने पे वो 7 साल तक की सजा का पावर उसको मिल जाता है। ये आपको मैं कह रहा था। अब बाकी 12(3) में वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, वो आपको सिंपल सा है, उसको पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। मेन वो कहने का मेरा मतलब ये था कि 12 में ये 12(2) को विशेष रूप से ध्यान में आप रखिए। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में सेक्शन 24, तो आप 24 जब पढ़ेंगे तो देखिए एक क्वेश्चन बना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 में है। दूसरा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन अपॉइंट करता है, तो हाई कोर्ट के मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी अप्लीकेबल हो, जिसका जैसा काम हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था प्री में कि 24 में कितने तरह की बात करता है, तो उसमें लैंग्वेज दे दिया कि केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और दूसरा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक। ये वर्ड यूज है कि ठीक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद कौन सा वर्ड यूज है, 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक या अधिक अपर लोक अभियोजक। तो 24(1) कहता है कि एक या अधिक, ठीक है, बहुत सारे नहीं, एक या अधिक, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लस 1 और मोर एडिशनल पब्लिक। एक क्वेश्चन इससे निकल चुका है और आ चुका है। अब ये सेक्शन 24(2) में क्या हो गया, सेक्शन कहते सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में कोई या स्पेशल
है उसमें वो 1 और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। तो 24(1) और 24(2) ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है। 24(1) सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिलेटेड है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या 1 और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटमेंट की बात करता है। बट 24(2) प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की बात करता है। 24(3) स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि कम से कम एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा ही, और बाकी और भी अपॉइंट कर सकते हैं। बाकी यानी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा और बाकी क्या होंगे, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। फिर आप इसीलिए क्या कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि एक जिले में जो है उसको दूसरी जगह किया जा नहीं किया जा सकता? नो। इसलिए प्रोविजो कह रहा है कि दूसरे जगह भी उसको अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट। अब 4 ये कहता है, एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक पैनल तैयार होता है, ये पैनल कौन भेजता है? तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। क्योंकि सेशन जज का केवल कंसल्ट होता है उसमें, इसलिए होता है कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन जज के से कंसल्ट करने के बाद वकीलों का एक पैनल तैयार करता है, जिसमें उसको लगता है कि इस पैनल में से इस जिले के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है। अभी यूपी में काफ़ी चेंज हो गया है इसमें, ये सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल एक्ट का प्रोविजन तो आपको जानना ही चाहिए। अब इसीलिए 24(5) ये कहता है कि जब तक उस पैनल में किसी का नाम नहीं होगा तब तक उस किसी जिले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन 6 तुरंत काटती है कि आप देखिए कि 6 बात करती है सही बात, लेकिन अभी काफ़ी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी भविष्य में भी मुझे लगता है कि कुछ काम होगा। 6 ये कहता है कि सेक्शन 24(5) में चाहे जो कुछ भी बात हो, यदि संबंधित स्टेट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड यानी जो अधिकारी होते हैं, अभियोजन अधिकारी होते हैं, उनका कोई एक रेगुलर कैडर है, तो फिर उसी में से पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप अपॉइंट करेंगे। एक रोक लगाती है कि भाई रेगुलर कैडर है और उनका अपॉइंटमेंट एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, जैसे यूपी में यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से, फिर उनका एक रेगुलर कैडर भी है। लेकिन अब एक प्रोविजो किन कारणों से आ गया, नोबडी नोज, बट पता सबको है। तो वो प्रोविजो कहता है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ये ओपिनियन पाती है कि भैया भले ही वो आए हुए हैं यूपीपीएससी से सेलेक्ट होके, लेकिन उसमें कोई आदमी बहुत कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो फिर वो जो पैनल तैयार हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तैयार किया, उसी में से हम अपॉइंट कर देंगे। तो अभी क्या है, यूपी में क्या व्यवस्था है, यूपी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है 90% आप समझ लीजिए कि इन्हीं पैनल वाले से अपॉइंट होते हैं। अब स्टेट ने, यूपी स्टेट ने अमेंड कर दिया, पैनल वैनल की बात छोड़िए, सीधे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, तो उसका एक अलग प्रोसेस हो गया है। तो अब क्या हुआ कि इस तरह से आपका ये आपका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा इसमें। फिर आप, अब बात आती है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे क्वेश्चन बताया उनमें से एक आपका आता है एक्सपीरियंस वाला। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मिनिमम 7 ईयर एज ए एडवोकेट उसका लीगल प्रैक्टिस होना चाहिए। 7 साल का विधि व्यवसाय करने का अनुभव जो रहेगा वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेगा, बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन 24 सबसेक्शन 7 24(7) के तहत। ठीक है। तो
7 साल की सीमा, ध्यान रखना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और एक और क्लास आता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ध्यान रखना, ये 7 साल की सीमा केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में थी। ये स्पेशल पब्लिक, विशेष लोक अभियोजक के लिए, ये चाहे वो विशेष लोक अभियोजक स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सीमा हो जाएगी 10 साल की। तो 10 साल का उनका वकील होना चाहिए अनुभव, तब वो अपॉइंट होंगे। अब एक सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 ने एक अमेंडमेंट किया और यहीं पे लाके उसको रख दिया। जैसे ये लगा कि यहीं पे बात बता दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आगे बात ना आ पाए। सिमिलर प्रोविजन और भी है प्रोविजो में कि परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता मुकर्रर करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। मतलब कि जो विक्टिम है, केस लड़ रहा है, आप जानते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में स्टेट सोसाइटी की तरफ से केस लड़ती है, इसीलिए पार्टी कानून होता है स्टेट वर्सेस मिस्टर ABCD। ABCD एक्यूज्ड हैं और स्टेट उसमें एक पार्टी हो गई, यानी कि प्रोसिक्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट का प्रतिनिधि होकर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और विक्टिम है, उसको लगता है कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इनको मदद की ज़रूरत है या ये अच्छा नहीं कर पा रहे, हमको एक अपना वकील रखना है। उसको फेद है कि हमारा वकील होगा तो शायद हमको जस्टिस मिले, ये मिले। तो ये उसके फेद को इंश्योर करने के लिए लेजिस्लेचर ने, कानून बनाने वालों ने फिर क्या किया, इसमें एक प्रोविज़न दे दिया कि आप अपनी पसंद का, जब एक्यूज्ड को अपनी पसंद का वकील रखने का संवैधानिक गारंटी है तो विक्टिम को क्यों नहीं, तो ये होना ही चाहिए था, इसमें आ गया। लेकिन ये जो वकील साहब प्राइवेट प्लीडर विक्टिम की तरफ से आ गए, आ तो गए, लेकिन इंचार्ज ऑफ द केस वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। और ये चीज़ क्लेरिफाई होगी, आप बेयर एक्ट हो तो सेक्शन 301 का 2 खोल लीजिए। 301 का 2 खोलिए तो आपको दिखेगा 301 का 2 ये कहता है कि यदि कोई प्राइवेट पर्सन अपना कोई प्लीडर रखता है, उसको कहता है कि जो है आप मेरी तरफ से भी काम करिए, तो उस केस में भी मामले का भार साधक यानी कि इंचार्ज ऑफ द केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा। और ऐसे अनुदिष्ट प्लीडर उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देश के अधीन कार्य करेगा और उस न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क पेश कर सकेगा। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने परमिट कर दिया, ये परमिशन 301 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर देता है, और जो आपका 24 में ये जो विक्टिम ऑथोराइज करती है वो परमिशन कोर्ट देती है, ठीक। बट उस इंचार्ज ऑफ द केस वो प्रोसिक्यूटर होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी हो, ठीक है। और बाकी आपने प्राइवेट प्लीडर कर क्या सकता है कि लास्ट में केस जब कंक्लूड होता है तो अपना रिटन आर्गुमेंट वो दाखिल कर सकता है, कानूनन ये उसको अधिकार ये सेक्शन देता है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ये भी यहीं पर आपको क्लियर होना चाहिए, विक्टिम ने जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने के लिए अपना प्लीडर खड़ा किया है और ये असिस्ट कर रहा है, तो ये लीगल सेंस में क्या हो जाएगा कि ये भी स्टेटस पालेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, बट इंचार्ज ऑफ द केस नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप देखिए
ये 301 के साथ मिला के इसको पढ़िए। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जब बातें आएंगी, तमाम सेक्शन है जो एक्सक्लूसिव उस पे है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही इतना पावर दिया गया है कि वो 321 विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, यानी अभियोजन अपना वाद, अभियोजक जो होता है लोक अभियोजक, वो पूरा अभियोजन केस को ही विड्रॉ कर सकता है। वो 321 में है, आगे हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं 24 में। तो 24 में आप देखिए कि इन्होंने दे दिया अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने का। मुलजिम को बहुत पहले से मिला था, यहाँ पे अभी 2008 के अमेंडमेंट से आ गया। सेक्शन 9 ये कहता है, वही जो मैंने कहा कि जो असिस्ट कर रहा है वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का स्टेटस पालेगा। ये 24(9) से ये होता है। तो इस तरह से आप देखिए। अब आप क्या करेंगे कि ये सेंट्रल के जो सब सेक्शन 9 हैं, 24 में 9 उपधाराएं हैं, सब सेक्शन हैं। अब इन उत्तर प्रदेश में यहाँ की विधानमंडल ने 24 में काफ़ी चेंज कर दिया। 24(1) में किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बाद वर्ड जोड़ा, वन आर मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 24(6) के बाद एक 7 लगाया और 5(6) के पर्पज को डिफाइन किया। यहाँ तक कि यूपी में आपका जो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने का था कि हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट अपॉइंट कर सकती है, अब ज़रूरत नहीं है यूपी में कि हाई कोर्ट से कंसल्ट लिया जाए और उसको किया जाए। भाई हम एक पार्टी हैं, हाई कोर्ट को डिसाइड करना है, तुम कौन होते हो कि कौन हमारा जो है पक्ष रखेगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। लेकिन 4, 5 और 6 भी गायब कर दिया। 7 में उपधारा 6 वर्ड को हटा दिया। नतीजे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने सीधे 4, 5, 6 हटाने का क्या पर्पज हो गया कि ये आप देखिए जो ये पैनल का मैटर था, पैनल गायब। अब वो 24(3) में ही सबको अपॉइंट कर देगी। 4, 5, 6 गायब, पैनल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो। लेकिन आपका प्री में जो क्वेश्चन आएगा, यदि स्टेट का रेफरेंस नहीं है तो फिर सेंट्रल एक्ट के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। ठीक है। अब 25 छोटी धारा 25 में पूछता है कि एपीपी यानी सहायक अभियोजन अधिकारी का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में है, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 25 में रखना है। क्या इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो आप ये देखिए इसमें कोई एक्सपीरियंस का कोई फिगर नहीं दिख रहा है। तो फिर ये एपीपी अपॉइंट किए गए हैं किस लिए, जो जिले में मजिस्ट्रेट की कोर्ट हैं उसमें प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। ये आपका 25(1)(a) में है। 25(2) ये कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर एपीपी अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन ये बात कहता है कि ये जो आगे का सब सेक्शन 3 है उसको मद्देनजर रख के ही तय होगी। पुलिस ऑफिसर जनरली नहीं हो सकता। लेकिन 3 ये कहता है कि मान लो कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, अब ये इरिलेवेंट है प्रोविजन, कुछ सीआरपीसी में भी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए। तो अब क्या है, डीएम क्या करेगा कि मैटर भाई स्टेट, देखिए जब भी कोर्ट में कोई केस है जिसमें स्टेट एक पार्टी है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कोई ना कोई कर रहा है। तो उस कंडीशन में यदि कोई है ही नहीं, अभियोजक ही नहीं है, तब तो पुलिस वाले को ही ब्लॉक किया जा सकता है। 25(2) कहता नहीं, पुलिस ऑफिसर को नहीं बना सकते हैं। लेकिन 25(3) ये कहता है कि कर सकते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इसमें नहीं होगा जो खुद ही विवेचना किया, खुद ही अन्वेषण किया है। और अब नहीं, यानी कि जो नेचुरल जस्टिस पिक्चर में आ गया कि तुम खुद ही आरोप लगाओ और खुद ही फैसला करो, ये काम नहीं हो सकता। या फैसला तो यहाँ नहीं करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन ये है कि पीछे पड़ा रहेगा। तो उससे बचाने के लिए ये कहा गया कि उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट
न लिया हो, उस अपराध के अन्वेषण में कोई उसने भाग न लिया हो। दूसरे, वो इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे ना हो, यानी एपीपी का रैंक इंस्पेक्टर से ऊपर है, इसलिए इंस्पेक्टर से नीचे नहीं है। सीओ है तो वो हो सकता है। तो व्यवहारिकता, यदि क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो एक डिप्टी एसपी, चूँकि उसका रैंक इंस्पेक्टर से ऊपर है और जो कि अन्वेषण में भाग नहीं लिया और ज़िले में कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो क्या अपॉइंट हो सकता है? तो कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, और हाँ हो सकता है एज पर 25। तो इस तरह से 25 हो गया। और 25A में मैंने आप लोगों को पहले भी किया कि आपको देखिए यहाँ 25A में देखने लायक बात क्या है कि 25A का प्रादुर्भाव ये अस्तित्व में कब आया? ये 2005 के अमेंडमेंट एक्ट से आया, ठीक है, 23 जून 2006 से ये हो गया। क्या 25A मैंडेटरी है? तो इसमें आप देखिए 25A में शैल वर्ड यूज न करके मे वर्ड यूज किया गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे एस्टेब्लिश ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंग्स फिट। अब यहाँ ध्यान देना है कि एक डायरेक्टर और उतने अभियोजक उपनिदेशक होंगे, अभियोजन उपनिदेशक होंगे, माने डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, जितने वो ठीक समझे। तो इसमें वर्ड आ गया एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जितना राज्य ठीक लगे। तो मे वर्ड है, शैल नहीं है, इसीलिए शायद स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन एज ए लीगल स्पिरिट में देखें तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया तो ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाना चाहिए। कहीं इसमें नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी और लागू करेगी, ये करेगी। स्टेट गवर्नमेंट को लागू नहीं करना तो इसमें अमेंड करना चाहिए था। अब ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप लोग पढ़ेंगे स्टेट और सेंट्रल और स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशन जो आर्टिकल 245 से लेकर 254 तक में है, तो आपको चीज़ें आएगी कि आप देखेंगे 254 में है कि दोनों में टकराव होता है, जैसे कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची। तो और ये कानून के जितनी भी कानून ये सब हैं आपके, ये सब आते हैं समवर्ती सूची में, यानी विधायन का अधिकार दोनों को होता है, लेकिन सेंट्रल प्रिवेल कर जाती है। स्टेट को बनाना है तो उसको फिर लेजिस्लेशन करके बाद में बनाएगी, फिर उसको जाके प्रेसिडेंट का असेंट ले लेगी, तब जाके वो उसको लागू कर पाएगी। तो वो तो एक अलग मैटर है। तो अभी प्रोविज़न के हिसाब से हम लोग चलें तो ये इस तरह से करके आप देखिए कि इसमें एक अभियोजन निदेशालय के गठन की बात होगी। उसमें अधिकारी के रूप में इन्होंने दे दिया कि एक निदेशक होगा और उपनिदेशक होंगे। अब निदेशक और उपनिदेशक के काम का बंटवारा भी करेंगे। पहले देख लें निदेशक कौन होगा? जो एडवोकेट रहा हो, और कितने दिन तक रहा हो? कम से कम 10 साल रहा हो, ठीक है। ये निदेशक और उपनिदेशक के रूप में 10 साल की वो है। और कोई रिक्वायरमेंट है? हाँ है, इसमें चीफ जस्टिस का कंसेंट भी लिया जाएगा, ठीक। ये है आपका 25(2). अब इस निदेशालय का जो बनाया जाएगा उसका निदेशक जो है अभियोजन निदेशक कहलाएगा, और वो किसके कंट्रोल में होगा? उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेट के होम विभाग, गृह विभाग को होगा। ध्यान रखना, ये प्री का आपका क्वेश्चन है। और ये जो डिप्टी डायरेक्टर होगा ये कंट्रोल में होगा डायरेक्टर के। उपनिदेशक निदेशक के सबऑर्डिनेट होगा। अब यह है, अब जो लोग भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्क करते हैं, अपॉइंट होते हैं एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसा कि सेक्शन 24 में है, तो ये लोग क्या होंगे? डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। और बाकी जो हैं
जैसे 24(3) और 8 में है, या 25 में जो एपीपी हैं वो किसके होंगे, वो डिप्टी डायरेक्टर के होंगे। तो आप देखिए, फिर मैंने कहा था कि इसका जो लास्ट का पैरा है सब सेक्शन 8 25(a)(8) ये कहता है कि ये जो इस सेक्शन में चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टर के सब अधीन बना दिया आपने, डिप्टी डायरेक्टर के अधीन एपीपी को बना दिया, तो ये चीज़ महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पे लागू नहीं होगी, क्योंकि वो सर्वोच्च लॉ ऑफिसर है हमारे स्टेट का। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 2 देख लिया। आगे भी हम लोग टाइम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है। और तो फिर कैसा लगा आप लोगों को भाई? कुछ और किसी को पूछना हो 1-2 मिनट में कमेंट में आप डाल लीजिए, मैं देख लूँ। तो जो अभी आज के टॉपिक में चैप्टर 2 में से, अब इसके बाद चैप्टर 3 आप लोग देख के आइए कल, और फिर हम लोग फिर इस पे जो है एक अच्छी करते हैं। चैप्टर 3 में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आई थिंक कि ये है। तो फिर अब हम लोग फिर क्लास यहीं छोड़ते हैं। और भाई तो अच्छा लगा आप लोगों को? चलिए अच्छा है, यदि अच्छा लगा है तो इसी के साथ और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल भी जो है ये है सीआरपीसी। देखिए, मैं आप लोगों को फिर ये टिप दे रहा हूँ कि इंडेक्स देखिए, उसके बाद सेक्शन के कंटेंट पढ़िए, कंटेंट के बाद फिर इंडेक्स देखिए, और देखिए कि वो आपके एक सोचने का एक केंद्र बिंदु बनेगा। और उस केंद्र बिंदु की बात जो है, ये कल हम लोग 4 बजे फिर मिलेंगे, और आप लोग चैप्टर 3 देख के आइए, और फिर देखिए हम लोग अच्छा करेंगे। और यूँ सच मानिए कि यदि आप लोगों ने मेहनत किया तो ये सीआरपीसी आप लोगों को हमेशा काम देगी, हमेशा। और ये आप निर्जीव सी चीज़ें हैं, प्रक्रियात्मक चीज़ें, प्रोसीजरल चीज़ें काफ़ी परेशान करती हैं। तो मेरी कोशिश है कि वो आसानी से आप उसको देखें। आप लोग के साथ शेयरिंग में मैं भी सीखता हूँ। तो इस तरह कल चैप्टर 3 पे हम लोग चर्चा करेंगे, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। और मेंस के लिए आप 1-1.5 पेज में अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे बना लीजिए, और एक आदि मेंस में एक शार्ट नोट्स अटेम्प्ट करने चाहिए। उसमें मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि 2D पॉइंट आप लिख सकते हैं। बहुत एलुब्रेट नहीं करना है, हमेशा कोशिश करना है कि बिल्कुल कंसाइज ढंग से कम में अपनी बातें कहनी है। तो यह है। और जो भी आज आप लोगों ने सुना है, तो अभी आप एक टाइम, इफ़ यू हैव टाइम, तो आप एक नोटबुक में अपने रफ की कॉपी में यूं ही आँख बंद करके, यूं ही दिमाग पे हल्का सा पुश करके और लिख डालिए क्या क्या आपने मैंने सुना है। फिर देखिए कि हो सकता है कि आप इतना आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो, फिर किताब पढ़ के जहाँ जहाँ आपको भूल रहा है, जहाँ छूट रहा है, उसको और सही ढंग से कर लेंगे। तो देखिए, मूल मंत्र क्या है कि रीडिंग देन थिंकिंग, थिंकिंग के बाद फिर उसकी राइटिंग, फिर राइटिंग के बाद, यही साइकिल चलेगा। फिर देन राइटिंग के बाद रीडिंग, कि हमने जो पढ़ा उसको सोचा कि याद है कि नहीं, सोचा जो, फिर उसको लिखा, लिखने के बाद हमने फिर उसको पढ़ा कि कहीं हम कुछ भूले तो नहीं है, भूले हैं तो फिर सोचा, फिर सोचने के बाद फिर हमने लिखा। तो ये साइकिल में यदि आप करते रहेंगे तो देन आप पूरा कंप्लीट मास्टरी जो है के ये है। कल बातें हम लोग करेंगे, तो फिर बाकी वो करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं परीक्षा की, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, कुछ चीज़ें मैं छोड़ूंगा, तो आप छोड़ी चीज़ों पे एक सरसरी निगाह भले डाल लीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैंने कहा सिलेक्शन के लिए 100% रिक्वायर्ड नहीं है। 100% के चक्कर में हमारा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि एक सेफेस्ट जोन क्रिएट करना है जिसमें हम अपना काम कर ले जाएं। तो इस तरह से करें, पूरा 484 धारा का नहीं। अभी तो हम लोग धारावाहिक चल रहे हैं, जहाँ जो नहीं बहुत उचित लगेगा उसे छोड़ दिया जाएगा।
ओके, थैंक्स।